हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों आज हम लोग नाउन का लास्ट पोर्शन डिस्कस करने के लिए आए हैं। मैंने आपको नाउन के आई होप 5 एवीज बना चुका हूं मैं, और उसमें मैंने आपको नाउन के बारे में काफ़ी कुछ बता दिया है। अगर आपने उनको ठीक से पढ़ा होगा तो होपफुली आप एरर्स को आप अटेम्प्ट कर पा रहे होंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन नाउन का छूटा हुआ है, वो आज हम लोग कवर करेंगे। आप देख पा रहे होंगे दैट इज अपॉस्ट्रोफी, यानी कि पॉजिटिविटी। मैंने आपको यहां से स्टार्ट कराया था कि नाउन की बहुत सी प्लेसेस पढ़ाने में मैंने बताया था कि जो इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं वो है सब्जेक्ट, नाउन एट द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड नाउन एज अ प्लेस ऑफ पॉजिटिवनेस और पॉजिटिव नाउन। फाइन। सो आज हम लोग पॉजिटिव नाउन को डिस्कस करेंगे। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, बहुत ही इजी टॉपिक है, मगर क्वेश्चंस इस पर काफी आते हैं और थोड़ा बहुत कंसेप्ट है। अगर उसको ठीक से पढ़ा दिया जाए तो आई होप आपको उसके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। मैंने इसको सोचा है कि आपको मैं पॉइंट वाइज पढ़ा देता हूँ, पॉइंट पॉइंट पॉइंट, ये आता है, ये आता है, ये आता है। तो इस तरीके से अगर आप देख लीजिएगा तो आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। कोई बड़ा टॉपिक नहीं है, ये लेक्चर भी बड़ा होने वाला नहीं है, क्योंकि जो टॉपिक हम लोगों ने लास्ट लिया है वो स्मॉल है। हम लोगों ने डिस्कस किया कि सब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट होता है और नाउन पॉजिटिव की प्लेस पर होता है। पॉजिटिव का मतलब कि नो टू नाउन्स can come adjacent to each other if they are not a compound noun। अगर वो कंपाउंड नाउन नहीं है, जैसे आपने पढ़ा होगा कि मेड सर्वेंट, ब्रदर इन लॉ, दो अलग अलग नाउन कभी भी अगल बगल नहीं आ सकते। हाँ, अगर वो आपस में का, के, की या रा, रे, री का संबंध स्थापित कर रहे हो, का, के, की या रा, रे, री, तो आप एपोस्ट्रोफी लगाकर दो नाउन को साथ में लिख सकते हैं। फाइन। जैसे क्या आप ये लिख सकते हैं कि राम का भाई कल मुझसे मिलने आया। राम ब्रदर came to meet me yesterday। अगर हमने ये बोला कि राम का भाई कल मुझसे मिलने आया, तो क्या हम लिख सकते हैं राम ब्रदर? राम इज ऑल्सो अ नाउन, ब्रदर इज ऑल्सो अ नाउन। फाइन। तो आपको इसको लिखना पड़ेगा राम्स ब्रदर, एपोस्ट्रोफी एस। फाइन। तो ये जो एपोस्ट्रोफी एस है, इसको आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, राम्स ब्रदर। फाइन। इसको आप, अगर आप एपोस्ट्रोफी नहीं लगाना चाहते तो आप इसको द ब्रदर ऑफ राम भी लिख सकते हैं। केम टू मीट मी yesterday। फाइन। तो एपोस्ट्रोफी लगाइए। कभी कभी इस पर भी क्वेश्चंस आते हैं कि कहीं कहीं एपोस्ट्रोफी लगती है और कहीं कहीं एपोस्ट्रोफी नहीं लगकर आपको ऑफ लगाना पड़ता है, ऑफ प्रेपोजिशन लगाना पड़ता है, काके की या रारेडी का संबंध बताने के लिए। यही बात हम लोग आज डिस्कस करने वाले। ओके, एक्सक्यूज मी। एपोस्ट्रोफी के लिए आपको मैं इतना सा बताता चलूं कि प्रोनाउन, अगर आप आ जाइएगा तो प्रोनाउन के लिए पॉजिटिव प्रोनाउन एक कैटेगरी ही बनी हुई है। फाइन। तो प्रोनाउन में एपोस्ट्रोफी का यूज होता ही नहीं है। क्यों नहीं होता प्रोनाउन में एपोस्ट्रोफी का यूज? क्योंकि प्रोनाउन में जो पॉजिटिव प्रोनाउन है या पॉजिटिव एडजेक्टिव है वो पहले से ही एक वर्ड बना दिया गया। जैसे अगर आपने बोला ही सब्जेक्ट है, इसका ऑब्जेक्ट है हिम, मगर इसका पॉजिटिव है हिज, है ना?
ये राम का पेन है, अगर आप इसको प्रोनाउन लगाना है तो आप क्या बोलिएगा, दिस इज राम्स पेन। और अगर आप प्रोनाउन में लगाइएगा तो आप क्या लगाइएगा, दिस इज हिज पेन। क्लियर? इसमें भी दो होते हैं, प्रोनाउन में भी दो होते हैं। मैं थोड़ा सा सिर्फ आपको बेस बना रहा हूं, जब हम लोग प्रोनाउन पढ़ेंगे तो इसको और डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे एक होता है पॉजिटिव, एडजेक्टिव। फाइन। पॉजिटिव एडजेक्टिव है माई। माई इज ए पॉजिटिव एडजेक्टिव। और पॉजिटिव में ही आप लिख सकते हैं पॉजिटिव प्रोनाउन। क्या है ये, माई। फाइन। आई इसका सब्जेक्ट है, मी इसका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्टिव केस है, और माई इसका पॉजिटिव एडजेक्टिव है, और माई इसका पॉजिटिव प्रोनाउन। फाइन। कहीं भी आप प्रोनाउन में, क्योंकि आपके पास पहले ही सही वर्ड है, आप एपोस्ट्रोफी का यूज कर ही नहीं सकते। देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ एपोस्ट्रोफी इन प्रोनाउन एट ऑल। मगर एडजेक्टिव और प्रोनाउन में लोग हल्का सा कंफ्यूज होते हैं। आप जानते हैं कि वो शब्द जो नाउन की व्याख्या करता है वो एडजेक्टिव होता है। तो अगर नाउन के जस्ट पहले लिखना हो तो आपको कौन वाला यूज करना चाहिए, पॉजिटिव एडजेक्टिव। नाउन के जस्ट पहले अगर आपको पॉजिटिवनेस लगानी है तो आप कौन सा लगाएंगे, एडजेक्टिव, पॉजिटिव एडजेक्टिव। और आप ये जानते हैं कि प्रोनाउन वो शब्द है जो नाउन का सब्स्टिट्यूट है, बदल है। तो आपको अगर सिर्फ एक देना है और नाउन के साथ नहीं देना है, सिर्फ आपको नाउन का बदल देना है, तो आप कौन वाला देंगे, प्रोनाउन वाला। जैसे ये मेरा घर है, इसको आप दो तरीके से लिख सकते हैं, दिस इज माई हाउस। इसको मैंने किस तरीके से लिखा है, ये माई एडजेक्टिव है, पॉजिटिव एडजेक्टिव। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस हाउस इज माइन। फाइन। तो हर जो है वो एडजेक्टिव है, हर्ष जो है वो पॉजिटिव प्रोनाउन है। फाइन। देयर, देयर्स, माई, माइन आपने पढ़ा। हिज का एक्चुअली दोनों ही हिज है, इसलिए हिज में नहीं होता। फाइन। सो यू के ऊपर बहुत एक, इसी पर एक क्वेश्चन भी आप देख लीजिए, तब हम लोग आगे बढ़े। एक छोटा सा क्वेश्चन है, अक्सर आता है और अभी मुझे ध्यान आ गया। अक्सर लोग बोलते हैं योर्स फेथफुली। जब हम लोग लेटर लिखते हैं, आपको पता है कि राइटिंग स्किल्स आपका एक पोर्शन इंक्लूड हो चुका है, योर्स फेथफुली। मैंने अभी भी आपको पढ़ाया कि प्रोनाउन में एपोस्ट्रोफी का यूज पॉसिबल ही नहीं। फाइन, पॉसिबल ही नहीं है। तो आप कैसे लिखेंगे, इसको हटा देंगे और करेक्ट है योर्स फेथफुली या फेथफुली योर्स, दोनों में ही। चाहे योर्स फेथफुली लिखे जाए, फेथफुली योर्स लिखिए, इसमें योर्स आपको ऐसे ही लिखना है। इसके ऊपर कई बार क्वेश्चन भी आ चुके हैं। चलिए, तो अब आप लोगों को नोट करते चलना है मेरे साथ साथ, और जो भी क्वेश्चंस एपोस्ट्रोफी में आते हैं वो हम लोग एक एक करके पॉइंट वाइज डिस्कस कर लेते हैं, एंड दैट वुड बी इट। हम लोगों ने इस बात को डिस्कस कर लिया कि आप चाहे लिखिए राम्स ब्रदर, ये भी सही है, और आप चाहे लिखिए द ब्रदर ऑफ राम, ये भी सही है। आप दोनों ही तरीकों से लिख सकते हैं, दोनों ही तरीके इक्वली एक्सेप्टेबल है ना। मगर बट अगर आपने लिख दिया लकड़ी की मेज, वुड्स टेबल, फाइन, अब ये गलत हो जाएगा। फाइन, यहां पर क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि एक जनरल रूल है
जनरल रूल है दैट, यहां पे अब आपको रूल लिखना है दैट एपोस्ट्रोफी is not used with non लिविंग थिंग्स। फाइन, कि नॉन लिविंग थिंग्स के साथ एपोस्ट्रोफी का यूज नहीं हो सकता। मगर एक लिस्ट है जो मैंने आपके लिए पहले से जॉट डाउन करके रखा हुआ है ताकि मैं सीक्वेंस को भूलूं नहीं और कोई भी कंसेप्ट आपका मिस नहीं हो जाए। आप क्लियर ये कर सकते हैं कि वुड स्टेबल नहीं हो सकता। फाइन, क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि वुड जो है वो नॉन लिविंग थिंग है। यहां तक बात क्लियर है। मगर इसके कई अपवाद हैं और उन अपवादों पर अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं। अपवाद क्या है? अगर नॉन लिविंग थिंग का पर्सोनिफिकेशन हो गया है तो उसके साथ एपोस्ट्रोफी का यूज किया जा सकता है ना। अगर किसी का नाम है तो ऑब्वियसली खैर वो नॉन लिविंग थिंग नहीं है, मगर किसी कंट्री का नाम या किसी प्लेस का नाम है तो उसके साथ भी एपोस्ट्रोफी का यूज किया जा सकता है। कुछ ऐसे नाउन्स हैं जो कि स्पेस को दिखाते हैं। फाइन, कुछ स्पेसेस हैं जैसे कि आपने बोल दिया डेप्थ, ब्रेथ, लेंथ। फाइन, इसके साथ भी आप एपोस्ट्रोफी का यूज कर सकते हैं। कुछ ऐसे डिस्टिंक्ट नाउन है जैसे सूरज, चांद, फाइन, दुनिया, वर्ल्ड, इन सब के साथ भी आप एपोस्ट्रोफी का यूज कर सकते हैं। तो इसके एक्सेप्शंस इंपॉर्टेंट हैं जो मैं आपको एक एक करके दिखाता हूं। तो हम लोगों ने, आप इसको उतारते चलिए, कि ये लिख लिया है कि एपोस्ट्रोफी नॉन लिविंग थिंग के साथ यूज नहीं हो सकती। एग्जाम्पल में आपने एक लिख लिया वुड स्टेबल, एक तो एग्जाम्पल आप और लिख लीजिए। The houses roof is leaking। घर की छत जो है वो लीक कर रही है। फाइन, तो आपने देखिए काकी की रारी भी लगाया, मगर हाउस आप जानते हैं कि नॉन लिविंग थिंग है, तो आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते। आपको क्या लिखना पड़ेगा? द टेबल ऑफ वुड या द रूफ ऑफ हाउस। आई होप यहां तक आपको बात क्लियर है। इसको आप उतार लीजिए। अब यहां से हम लोग स्टार्ट करते हैं इस बात के कुछ एक्सेप्शन। पहला एक्सेप्शन है इसका पर्सोनिफिकेशन, जिसको हिंदी में मानवीकरण कहते हैं। अगर किसी चीज का, किसी नॉन लिविंग थिंग को इस प्रकार सेंटेंस में यूज किया जाए जैसे कि वो जीवित है, यानी उसके साथ ऐसे एडजेक्टिव या ऐसे वर्ब्स का यूज किया जाए जो कि ह्यूमन बीइंग के साथ यूज किया जाता है, तो आप उसका पर्सोनिफिकेशन मानेंगे और तब इसके साथ एपोस्ट्रोफी का यूज किया जा सकता है। जैसे फ्लावर्स स्माइल। फाइन, स्माइल करना ये एक इंसानी फितरत है और इसलिए फ्लावर्स स्माइल एक्सेप्ट है। थंडर्स रोर। फाइन, बादल का, बिजली का गरजना, ये भी एक्सेप्टेबल है। डेथ्स, आईसी हैंड्स, मौत के बर्फीले हाथ। हाथ इंसान है। फाइन, इंसानों के हाथ होते हैं, इसलिए आप यहां भी इसको एक्सेप्ट करेंगे। क्लियर? अच्छा, इस बात को ध्यान रखिएगा बच्चों, इन एवरी विच वे जहां पर आप एपोस्ट्रोफी लगा सकते हैं
वहां पर आप 100% ऑफ लगाकर भी बोल सकते हैं, यानी कि द स्माइल ऑफ फ्लावर, roar of thunder, hands of death is very much acceptable. फाइन, आप उसको भी लिख सकते हैं. फिर आ जाइए दूसरा एक्सेप्शन. दूसरे एक्सेप्शन में बच्चों मैंने जैसे आपको बताया था कि ऐसे वर्ड जो कि स्पेस एक्सप्रेस करते हैं, जैसे लेंथ, विड्थ, एज, पॉइंट, एक्सेट्रा. ओके, इसके भी कुछ एग्जांपल्स ले लीजिए. अ बोट्स लेंथ. अगर नॉन लिविंग थिंग के साथ ऐसे वर्ड्स जो कि स्पेस एक्सप्रेस करते हैं आए, तो आपको उनको एक्सेप्ट करना है. काइंड ऑफ पर्सोनिफिकेशन ही मान के एक्सेप्ट करना पड़ेगा. दूसरा, अ नीडल्स पॉइंट, सुई की नोक. एक और एग्जाम्पल लिख लीजिए, अ स्टोन्स थ्रो. ये तो आपने इडियम भी पढ़ा होगा, एट अ स्टोन्स थ्रो. स्टोन्स थ्रो का मतलब ऐसी चीज जो आपके बहुत करीब हो, बहुत नजदीक हो, तो उसको बोलते हैं एट अ स्टोन्स थ्रो. थ्रो भी इसी में आएगा, आप थ्रो भी वर्ड पढ़ा लीजिए. थ्रो इज ऑल्सो स्पेस डोनेटिंग वर्ड. क्लियर? थर्ड, नेम ऑफ द कंट्रीज और प्लेसेस यू कैन से. For example, India's future, Ayodhya's pilgrimage is being developed. Again, mind you that in every which case आप इसको ऑफ लगाकर भी बोल सकते हैं. फ्यूचर ऑफ इंडिया इज इक्वली एक्सेप्टेबल. फाइन. ऑफ लगाते हैं तो जनरली द आर्टिकल लगाते हैं, और द पिलग्रिमेज ऑफ अयोध्या इज ऑल्सो एक्सेप्टेबल. नाउ फोर्थ पॉइंट, some distinct nouns. Distinct noun in the sense that noun that are dignified in itself. Distinct or dignified nouns. कुछ डिस्टिंक्ट और डिग्निफाइड नाउन्स है. मैंने आपको बताया था, जैसे कि सन, जैसे कि मून, जैसे कि अर्थ. फाइन. जिसकी पहले आप द आर्टिकल लगाते हैं, पहली कैटेगरी में लेते हैं. उसमें द सन्स रेज, द नेचर्स. तो कहते नहीं है, जैसे आपकी फिनेंस मिनिस्टर ने कहा है कि दिस इज द नेचर्स वर्क एंड वी कांट हेल्प इकोनॉमी गोइंग टू डूम बिकॉज दिस इज नेचर्स वर्क. ओके. नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, we have done with the name of the countries also. There is one thing that is missing. Yeah, with superlative degree. With, if a noun comes with
a superlative degree. Now, for example, this is Ram is village गांव का टॉलेस्ट पर्सन, सबसे लंबा व्यक्ति है. फाइन. सिमिलरली दिस इज वर्ल्ड्स, माइंड यू विलेज एंड वर्ल्ड्स आर नॉन लिविंग थिंग, लार्जेस्ट रिवर. फाइन. तो आपको इस बात से ये बातें समझ में आ गई होंगी कि जनरली आप नॉन लिविंग थिंग के साथ एपोस्ट्रॉफी नहीं लगाते, मगर इसके बहुत से एक्सेप्शंस हैं और उन एक्सेप्शंस में फॉल करने पर आप नॉन लिविंग थिंग के साथ एपोस्ट्रॉफी का यूज करते हैं और ऑफ लगाकर आप हर कंडीशन में यूज कर सकते हैं. ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन. यहां पर एक मिसकंसेप्शन भी है जो हम लोगों को क्लियर करना है. यह कहा जाता है कि प्लूरल नाउन के साथ एपोस्ट्रॉफी का यूज नहीं किया जाता. यह बात ठीक नहीं है. प्लूरल नाउन के साथ एपोस्ट्रॉफी का यूज 100% होता है. रूल यह है कि ऐसे नाउन्स जो एंड में हिसिंग साउंड करते हो, सा की आवाज निकालते हो, फाइन, उनके साथ आप एपोस्ट्रॉफी का यूज नहीं कर सकते हो. जिनके पास सा की आवाज निकलती है, क्योंकि ऑलरेडी उनकी आवाज सा है और एपोस्ट्रॉफी एस की आवाज भी सा ही होती है. फाइन. तो आप उनके साथ एपोस्ट्रॉफी का यूज नहीं कर सकते. और आप अगर किसी के एंड में एस लगा होगा तो ऑब्वियसली आवाज सा आएगी. जैसे मशहूर एग्जाम्पल है टीचर्स डे. टीचर्स, अगर आपने ऐसे लिखा टीचर्स डे, तो आप इसको बच्चों प्रॉपरली पढ़ भी नहीं पाएंगे, है ना. जैसे आपने अभी लिखा था बॉयज रूम, अ बॉयज, दिस इज अ बॉय, आई एम सॉरी, दिस इज राम्स रूम. तो आप क्या पढ़ेंगे? राम्स. फाइन. एपोस्ट्रोफी इसको पढ़ेंगे राम्स. अब पढ़िए टीचर्स डे, है ना. इफ यू हैव टू प्रोनाउंस इट एनी हाउ, आप इसको क्या प्रोनाउंस करेंगे? टीचर्स डे. क्लियर. अच्छा, एक बात को इसमें और ध्यान रखिएगा. आप ये भी तो सोच सकते हैं कि सर आप इसको ऐसे क्यों नहीं लिख रहे हैं, टीचर डे. फाइन. क्या कभी एक टीचर का दिन होता है कि टीचरों का दिन होता है ना. इसके ऊपर भी क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए आप ध्यान रखिएगा कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो अपने प्लूरल फॉर्म में ही होती हैं. अगर मैं कहूं कि ये लड़कों का हॉस्टल है कि लड़के का हॉस्टल है, लड़कों का हॉस्टल है ना, तो हम लोग क्या बोलेंगे? बॉयज हॉस्टल. फाइन. और अगर आपने ऐसे लिख दिया सो इट वुड बी रॉन्ग. तो आपको ध्यान रखना है कि ऐसे नाउन्स जो पहले से ही प्लूरल होते हैं उनको आप कैसे लिखेंगे? टीचर्स, केवल एपोस्ट्रोफी और डे. फाइन. केवल एपोस्ट्रोफी लगाएंगे, एपोस्ट्रोफी के बाद एस नहीं लगाएंगे. बॉयज हॉस्टल. ओके. सो टीचर्स डे, बॉयज हॉस्टल, इस प्रकार से आप लिखेंगे अगर ये प्लूरल है तो. ओके. सिर्फ एस में अगर आपको ये देखना है कि हम ऐसा प्लूरल बनाएं जिसमें एंड में एस ना लगता हो, जैसे चिल्ड्रन डे. फाइन. तो चिल्ड्रन इज बाय डिफॉल्ट अ प्लूरल नाउन. चाइल्ड का चिल्ड्रन, मैन का मैन. तो अगर आपने बोला कि ये चिल्ड्रन डे है या ये मेन टेलर है, तो आप कैसे लिखेंगे? मेन्स टेलर. चिल्ड्रंस डे, ये दोनों करेक्ट है.
इसका मतलब ये याद कर लेना कि प्लूरल नाउन के साथ एपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं होता, ये गलत होगा। आपको क्या याद करना है? हिसिंग साउंड। ओके, यानी कि जिनके एंड में पहले से ही एस लगा होगा उनके साथ आप एपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं करेंगे। फिर और प्लूरल नाउन जैसे कि हम लोगों ने डिस्कस किया कि मेंस टेलर, चिल्ड्रंस डे इज एक्सेप्टेबल। ओके, आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। आप इसको उतार लीजिए, फिर मैं देखूं कि कोई पॉइंट जो मुझे आपको पढ़ाना है वो छूटा तो नहीं है। हाँ, इसमें मैंने एक दो आपको और एग्जाम्पल बताने हैं, जैसे 2 हफ्तों की छुट्टी, तो आप क्या बोलेंगे? 2 weeks apostrophe holiday। फाइन। सिमिलरली आप एक एग्जाम्पल और ले लीजिए, 5 days, 5 दिनों का काम है, इट इज 5 days वर्क। देखिए एस लगा हुआ है, 2 है तो वीक्स, 5 है तो डेज, एपोस्ट्रोफी लगाना है, एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाना। देन इस रूल का एक एक्सेप्शन, फाइन, इस रूल का एक एक्सेप्शन है और बहुत ज्यादा यूजेज में नहीं है, मगर अगर किसी प्रॉपर नाउन हो, किसी का नाम हो और उस नाम के एंड में एस आ रहा हो तो एपोस्ट्रोफी एस लगाया जाएगा, है ना। माइंड यू, अगर आपने कोई ऐसा नाम सोचो जिसके एंड में एस आता हो, चार्ल्स, चार्ल्स, CHARLES, चार्ल्स की पत्नी बीमार है तो क्या बोलेंगे? चार्ल्स वाइफ इज इल। ओके, सो इसका ये एक्सेप्शन याद रखिएगा कि अगर कोई प्रॉपर नाउन है तो उसके साथ आप एपोस्ट्रोफी के बाद एस लगा सकते हैं। आई होप आप उसको नोट करते चले जा रहे हैं। देन अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसके ऊपर काफी क्वेश्चन आते हैं, अगर 2 नाउन हैं और वो एंड से जुड़े हुए हैं और वो दोनों एक ही चीज से रिलेटेड हैं तो आपको दोनों में अलग अलग नाउन लिखने की जरूरत नहीं, आई एम सॉरी, दोनों में अलग अलग पॉजिटिव लगाने की जरूरत नहीं है, एपोस्ट्रोफी लगाने की जरूरत नहीं है, और आपको सेकंड वाले के नाउन में ही लगाना है। जैसे राम्स एंड शाम्स father is ill today। फाइन, आप ऐसे लिख सकते हैं, मगर अगर आपने लिख दिया इसका मतलब क्या हो गया कि राम के पिताजी और श्याम के पिताजी ये दोनों अलग अलग हैं और 2 व्यक्ति बीमार हैं, एक राम के पिताजी बीमार हैं और एक श्याम के पिताजी बीमार हैं। इसका मतलब ये दोनों रिलेटेड नहीं है, क्लोज रिलेटेड नहीं है, राम के पिता अलग है, श्याम के पिता अलग है। मगर मान लो इन केस राम एंड श्याम आर ब्रदर्स, रियल ब्रदर्स, फाइन, तो आप कैसे लिखेंगे? राम और श्याम के पिता आज बीमार हैं, राम एंड श्याम्स फादर इज इल टुडे। ओके, ये क्वेश्चन कई बार आया है, मैं आपको बताऊं, जैसे कि कीट्स एंड वर्ड्सवर्थ, कीट्स एंड वर्ड्सवर्थ पोएम्स आर इंटरेस्टिंग। तो कीट्स की पोयम अलग है और वर्ड्सवर्थ की पोयम अलग है, ये दोनों अलग अलग लोग हैं ना, इन दोनों की पोयम्स एक तो है नहीं, सेम तो है नहीं,
तो आपको लिखना पड़ेगा कीट्स एंड वर्ड्सवर्थ, क्योंकि इनकी पोयम एक। अच्छा, अब ये मत कंफ्यूज होइएगा कि यहां पर प्लूरल लिखा है और यहां पर क्योंकि दो लोग हैं और इनके पिता अलग हैं, इनके पिता अलग हैं, तब तो यहां पर प्लूरल होना चाहिए, है ना। इसमें कंफ्यूज नहीं होगा, क्योंकि बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। राम के पिता और श्याम के पिता, फाइन, तो अलग अलग एक एक बोला जाएगा, इसलिए यहां पर सिंगुलर ही होगा कि एक व्यक्ति है। मगर क्योंकि इनकी पोयम्स ज्यादा है, इसलिए पोयम्स को प्लूरल फॉर्म में लिखा गया है ना। तो कीट्स की पोयम्स और वर्ड्सवर्थ की पोयम्स, है ना। सो यू हैव टू नाउ टेक इट आउट फ्रॉम द सेंटेंस। अब सेंटेंस से मान लो कि अभी मैंने यहां पर पिता लिखा है, मैं यहां पर वाइफ लिख दूं तो अगर मैं लिख दूं राम एंड श्याम्स वाइफ, ओके। सो अगर आपने ऐसे लिख दिया राम एंड श्याम्स वाइफ, है ना, तो फिर ये बात टेक्निकली गड़बड़ हो जाएगी। इसका मतलब ये हो जाएगा कि इन दोनों की पत्नी एक है ना, तो फिर ये मामला गड़बड़ा जाएगा। तब तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा राम्स एंड श्याम्स वाइफ, ओके। तो आई होप आपको ये कंसेप्ट भी क्लियर हुआ होगा। फिर मैं देखूं कि मैंने आपको कोई बात बतानी है जो मैं छूट गया हूं, ओके। एंड लास्ट वेरी माइन्यूट थिंग, एक तो मैंने आपको योर वाला बताया है, एक क्वेश्चन आता है और उस क्वेश्चन को बस आपको बताना है। टुमारो we shall dine at our uncle। कल हम अपने अंकल पर खाना खाएंगे, रात का खाना खाएंगे। कोई मतलब ही नहीं हुआ, है ना। तो आपको क्या बोलना है, कल हम अपने अंकल के घर पे खाना खाएंगे, अंकल के रेस्टोरेंट में खाना खाएंगे। तो आपको केवल अगर आपने यहां पर इतना ही लिख दिया एट आवर अंकल्स और हाउस और कुछ नहीं लिखा, तो वो हाउस ही मान लिया जाएगा, फाइन। तो इस क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन आया हुआ है और आपके कई किताब में है भी, तो आपको केवल अंकल्स लिख देना है तो मामला ठीक हो जाएगा, है ना। एक और है, जैसे होता नहीं है, यू नेवर listen to me and follow someone else advice। हिंदी देखो, यू डोंट लिसन टू मी, तुम मेरी बात नहीं सुनते और किसी और की सलाह मानते हो, किसी और की सलाह, है ना। तो यहां पर क्या होगा, someone else, else is also noun, someone else, है ना, indefinite है, और advice, तो क्या हो जाएगा someone else's advice, है ना। You do not listen to me and you listen to someone else's advice, fine। So अब आपको someone else's के बाद आपने यहां पर देखिए क्या लगाया, क्योंकि आपको स्पेसिफिक करना था else's what, else's advice, क्लियर। तो इस तरीके के क्वेश्चन इसमें आते हैं और आई होप मैंने आपको अपॉस्ट्रोफी में जो छोटी छोटी बातें थी वो बता दिया। बच्चों, नाउन मैंने आपको कवर करा दिया है, और नाउन वैसे तो बहुत आसान है, मगर नाउन उतना ज्यादा इजी भी नहीं है। हम लोगों ने आसान आसान चीजों को पढ़ा हुआ है, अगर आप नाउन में बहुत डिटेल में चले जाएंगे, फाइन, नाउन इक्विवेलेंट्स एंड ऑल दोस थिंग्स, सो इट्स नॉट दैट इजी आल्सो, मगर जितना हम लोगों के सिलेबस में आता है उतना हम लोगों ने पूरा कवर कर लिया है। आपको मैंने बार बार बताया है कि जो मैंने पढ़ाया उसके बाद आपको लूसेंट को ट्राई करना है। लूसेंट, नाउन एंड नंबर, नाउन एंड जेंडर, नाउन एंड पर्सन, इन सब के क्वेश्चंस को आप अगर प्रॉपरली लगा देंगे तो आई कैन अश्योर यू कि आपका एक भी क्वेश्चन नाउन का जाएगा नहीं। तो इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। मैंने जितना पढ़ाया है उसको बैक ऑफ द माइंड रखकर आप लूसेंट लगा लीजिए, और जहां भी कुछ प्रॉब्लम आ रही है आप मुझसे डिस्कस कर लीजिए। अगर आप दिशा के स्टूडेंट हैं
और ऑनलाइन इंटरेक्टिव क्लासेस में जुड़े हुए हैं, देन यू हैव गॉट full opportunity to talk to me, discuss with me, and you can post questions and I will reply to those. अब हमको आपको पढ़ाना है प्रनाउन, क्योंकि नाउन और प्रनाउन इंटर रिलेटेड है और कनेक्टेड है। तो मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में एक्चुअली प्रनाउन को स्टार्ट करूंगा। होप आपने नाउन की सीरीज को पूरा पढ़ा होगा। मैंने आपको नॉन फाइनाइट पहले से पढ़ाया हुआ है, तो इसलिए उसमें जो जिरंड का पार्ट है वो आपने पढ़ा हुआ है, उसको मैंने डिटेल में पढ़ा है, बिकॉज जिरंड इज यूज्ड एज अ नाउन, फाइन एंड इन्फिनिटिव इज आल्सो, एंड नो मोस्ट ऑफ द नॉन फाइनाइट मैंने आपको बहुत डिटेल में पढ़ाया है। तो अब मैं आपको नेक्स्ट जो लेक्चर दूंगा वो प्रनाउन का दूंगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।